हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया में। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो इस चैनल पे डाले जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था। हमने देखा था कि एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, कहाँ वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, कहाँ वो मेन वर्ब का काम करेगी। इसको लेकर के हमने दो स्ट्रक्चर जो हैं वो पढ़े थे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर जो है उसमें सब्जेक्ट था, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ था, उसके बाद एक मेन वर्ब का प्रयोग हुआ था, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग हुआ था। वहीं दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ था, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ था और उसके बाद डायरेक्ट अदर वर्ड्स का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशंस जो है वो देखी थी कि एक तो आपकी मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर आए और दूसरा आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अकेली सेंटेंस में आए। तो जहां आपकी मेन वर्ब एक सेंटेंस के अंदर आ रही है, वो अगर उससे पहले किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वहां पर वो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और अगर एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अकेले आ रही है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस होगी। जहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करेगी वहाँ पर ये मीनिंगफुल होगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने देखी थी वो देखी थी कि ऐसी कौन सी मेन वर्ब है जो अपने से पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लेती है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि दो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस ING वाली फॉर्म जो होती है वो अपने से पहले हमेशा ही किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग उनसे पहले हमें करना पड़ेगा। कब? अगर हमें उस वर्ब को वर्ब का फंक्शन करवाना है, और अगर इससे पहले हम किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर ये वर्ब जो है वो या तो किसी एडजेक्टिव का काम करने लगेगी। तो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की ING वाली फॉर्म जो है, फोर्थ फॉर्म जो है, इनको अगर हम बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज करते हैं तो वहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं करती, वहाँ पर ये किसी एडजेक्टिव और किसी जिरंड का यानी किसी नाउन का फंक्शन कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज की क्लास के अंदर हम कुछ एक एग्जांपल जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। He had a lot of money. I have taken tea. He is a good student. He had lunch with me. तो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव टेकन टी, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड ही हैड लंच विद मी। तो हर एक सेंटेंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक सेंटेंस के अंदर किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जरूर हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस के अंदर इन जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हमने किया है वो यहाँ पर मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है या फिर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है। तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि देखो यहाँ पर इज एम जो है इसके बाद, इसके तुरंत बाद यहाँ पर किसी भी तरह की मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी इज का प्रयोग जो है वो विदाउट ING वाली फॉर्म के हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक ING वाली फॉर्म जरूर है लेकिन ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि एक सब्जेक्ट होने के लिए उस सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी होता है, या तो एक नाउन होता है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है या एक प्रोनाउन सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। तो यहाँ पर हमने आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया है। तो जैसा कि हमने कहा था कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग की जा रही है तो आईएनजी वाली फॉर्म का हमने प्रयोग किया, लेकिन इससे पहले किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी तरह की ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर ये एक नाउन का फंक्शन कर रही है। और जब आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का फंक्शन करे तो उसको जिरंड बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसके बाद किसी भी तरह की आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कोई मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो यहाँ का इज जो है वो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन करेगा। आगे जो सेंटेंस जो है ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो हैड के तुरंत बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो किसी भी तरह की मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर ये हैड जो है ये मेन वर्ब का फंक्शन करेगा। आई हैव टेकन टी, तो हैव के बाद यहाँ पर देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो हुआ है। और थर्ड फॉर्म से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा ही किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग किया है, तो ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन यहाँ पर कर रहा है। आगे वाले सेंटेंस के अंदर इसके बाद कोई भी आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ का इज जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। ही हैड लंच विद मी, हैड के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, हैड इस सेंटेंस के अंदर अकेला यूज हुआ है, तो यहाँ पर हैड जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन करेगा। तो कब एक हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करेगा, कब एक मेन वर्ब का फंक्शन करेगा, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट स्लाइड जो होगी या आगे के जो एग्जांपल होंगे वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब मेन वर्ब बनती है, जब एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन करती है, तो वर्ब की 5 फॉर्म्स जो मैंने आपको बताई है, तो 500 में से वो कौन सी वर्ब बन सकती है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, या सेकंड फॉर्म बनेगी, या थर्ड फॉर्म बनेगी, या फोर्थ फॉर्म बनेगी, और या फिर SEIS यानी सिंगुलर वर्ब जो होती है आपकी फिफ्थ फॉर्म, उसका फंक्शन करेगी। और वो टेंस कौन सा होगा। इसी के साथ एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, जैसे दे प्लेट। तो अगर हम देखें तीनों फॉर्म अगर हम देखें प्ले की, प्ले प्लेट प्लेट, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही फॉर्म जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों ही फॉर्म एक जैसी है। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि यहाँ पर जो प्लेट यूज किया गया है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। मान लीजिए एक बार के लिए हम बोल देते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्लेट ये थर्ड फॉर्म वाला प्लेट है। तो एक बार मान लेते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो अपने से पहले हमेशा ही किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उससे पहले होता है, उससे पहले किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास प्लेट से पहले कोई भी किसी भी तरह की ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो नहीं है। इसका मतलब ये प्लेट जो है वो थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो प्लेट यूज हुआ है वो हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला प्लेट यूज हुआ है। और अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, दे हैव प्लेट, दे हैव प्लेट, तो यहाँ पर जो प्लेट यूज हुआ है तो इसको अगर हम देखें सेकंड वाला है या थर्ड वाला है, तो यहाँ पर इससे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लेट यूज हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला प्लेट यूज हुआ है। तो जहाँ भी यानी कि जैसे ही हैज़ वॉन द मैच और ही वॉन द मैच, तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल के अंदर जैसे हम लिखें ही वॉन द मैच, तो विन जो है वर्ब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉन एक जैसी होती है। तो यहाँ पर जो वॉन यूज हुआ है वो
वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अगर हम मान के चलें कि ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। रीजन आपको पता है, क्योंकि ही के बाद किसी भी तरह की यहाँ वो उनसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ही हैज़ वॉन द मैच, इन दैट केस ये वॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम मानेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको जो वर्ब एक जैसी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहाँ अगर किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है उनको, तो कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। अगर वो थर्ड फॉर्म हुई तो उससे पहले किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ मिलेगा, और अगर सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें नहीं मिलेगा। अभी आगे कुछ एक एग्जांपल, इसी तरह के एग्जांपल हम लेके देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मेन वर्ब का फंक्शन जब करेगी तो कौन सी वर्ब बन सकती है और कौन सा टेंस वो हो सकता है। तो चलिए अभी हम उस स्ट्रक्चर को लेकर के, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब एक मेन वर्ब का काम कर रही थी, देखते हैं कि वो जो मेन वर्ब बनेगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म वो बन सकती है और कौन सा टेंस हमारा होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, सब्जेक्ट का यूज हुआ था सबसे पहले, उसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया था, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग किया गया था। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यह ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी, मुख्य क्रिया का काम करेगी। और ये मेन वर्ब जब बनेगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन सकती है। क्या यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, क्या यह वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, क्या यह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी, या फिर आईएनजी वाली फॉर्म बनेगी, और एट लास्ट या एस या ई एस सिंगुलर वर्ब जो है फिफ्थ फॉर्म उसका फंक्शन करेगी। तो इन पांच में से कौन सी वर्ब ये बनेगी। तो एक बार के लिए स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि हमारी ये मेन वर्ब जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन सकती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन सकती है। एक बार मान के चलते हैं, मान लीजिए कोई आंसर करे कि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन सकती है यहाँ पर, या फिर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन सकती है। तो मान लीजिए अगर ये थर्ड फॉर्म बन रही है तो यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म बन गई तो फिर इसको अपनी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। हमने कहा था थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है और आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेती है, और अगर यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ फॉर्म बनती है तो फिर इनको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी, जबकि हमारे पास यहाँ किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो कभी भी नहीं बन सकती। तो ये वर्ब जो है वो कौन सी वर्ब बन सकती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं बन सकती, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी नहीं बन सकती। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन सकती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन सकती है। तो अगर उस टेबल को, जो हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब के टेबल का अध्ययन हमने किया था, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसको प्रेजेंट प्लूरल का नाम हमने दिया था, सेकंड फॉर्म जो है इसको हमने पास्ट का नाम दिया था, और फिफ्थ फॉर्म जो है इसको प्रेजेंट सिंगुलर का नाम हमने दिया था। तो ये मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन सकती है, सेकंड फॉर्म बन सकती है, फिफ्थ फॉर्म बन सकती है। यानी जब कभी भी आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड, ये जब भी एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का फंक्शन करेगी तो वो सेंटेंस जो है वो दो ही टेंसेस होने की आपकी पॉसिबिलिटी होगी, या तो प्रेजेंट और या पास्ट। प्रेजेंट पास्ट यानी कौन सा प्रेजेंट कौन सा पास्ट, अगर ये मेन वर्ब का फंक्शन करती है तो वो टेंस हमारा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या फिर वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लेकर के देखें, जैसे दे वर प्रेजेंट in the class, they were present in the class। दूसरा एग्जाम्पल, he is ill। थर्ड काफी अच्छा एग्जाम्पल, he had
lunch. I have a written letter. तो दे वर प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब का हमने यूज़ किया है वर। तो उस टेबल को अगर हम दोबारा से स्टडी करें तो उस टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो वर्ब जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमने पढ़ा है, V2 में हमने पढ़ा है। तो ये सेंटेंस जो है वो कौन सा होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। ही इज़ इल, इज़ जो है उसका अध्ययन हमने किया है V5 के अंदर, प्रेजेंट सिंगुलर के अंदर। तो ये टेंस जो है वो होगा सिंपल प्रेजेंट। ही हैड लंच, अभी हैड जो है उसका हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म जो थी वो थी हैव, सेकंड हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड। तो मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स का सबसे पहले जो अगर हम ये एग्जांपल लिख करके पूछते हैं कि बेटा कौन सा टेंस है, तो जवाब आता है कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जैसे ही उनको हैज हैड कहीं पे दिखा माइंड जाता है डायरेक्ट कि ये तो परफेक्ट टेंस मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। परफेक्ट टेंस होने के लिए हैज हैड इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके तुरंत बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हैड जो यूज हुआ है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलती। यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब सीधा सा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। और आई हैव अ रिटन लेटर, तो यहाँ पर हैव के तुरंत बाद किसी भी तरह की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट प्लूरल है। तो यह सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जाएगा। और यहाँ का रिटन जो है वो कोई वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है, बिकॉज रिटन से पहले किसी भी तरह की ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर एक पत्र है जिसकी विशेषता क्या थी कि वो रिटन था, वो लिखित में था। तो यहाँ का रिटन जो है एक विशेषण का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि जब भी ये मेन वर्ब का फंक्शन करती है, जब भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बनेगी तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी या सेकंड फॉर्म बनेगी या फिर वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनेगी। और वो टेंस जो है वो आपका या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या फिर सिंपल पास्ट टेंस होगा। और माइंड में सबसे पहले यही जाता है कि जहाँ पे इज एम हम देखते हैं या वोजवर का प्रयोग हम देखते हैं या जहाँ पर हम हैज हैड का प्रयोग देखते हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये या तो कॉन्टिन्यूस जो है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने के लिए इज एम आर के तुरंत बाद आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस होने के लिए वोजवर के तुरंत बाद आईएनजी वाली का वर्ब का यूज जो है वो होना चाहिए। और इसी तरह आपका प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए हैज हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। और इसी तरह आपका जो पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का फंक्शन करेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और वो टेंस जो है या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा या पास्ट इंडेफिनेट का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि एक टेंस की पहचान कैसे की जाती है, वर्ब से टेंस की पहचान कैसे की जाती है। तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें, ही हैज़ अ कार, तो इस सेंटेंस के अंदर हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है और इसके बाद किसी भी तरह की आपकी जो मेन वर्ब जो है यानी थर्ड फॉर्म जो उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ का हैज जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का काम कर रहा है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को जो है हमने बोला है सिंपल प्रेजेंट। अगर आप उस टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो टेबल आपकी फिंगर टिप्स पर हो, तो आप हर एक सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है और इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो थर्ड फॉर्म को नाम हमने दिया है परफेक्ट और हैज जो है इसको हमने V5 के अंदर पढ़ा था और इसको नाम हमने दिया था प्रेजेंट का। तो यहां पर लिखता हूं मैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। देखो कितना आसान है। इसी तरह ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम देखें अ गुड स्टूडेंट, बीन का प्रयोग हुआ है, वह एक अच्छा विद्यार्थी रह चुका है। तो बीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उससे पहले हुआ है हैज़ का प्रयोग। थर्ड फॉर्म को नाम दिया है हमने परफेक्ट का और हैज को नाम दिया है प्रेजेंट का। तो ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है।
ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, इसके अंदर लगभग 3 वर्ब जो है यानी 2 ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है और एक आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आईएनजी वाली फॉर्म जो है V4 जो है इसको हमने नाम दिया है कॉन्टिन्यूस का। ये सब चीज़ें जो कि क्या नाम दिया है हमने, आप उस टेबल को अच्छे से अध्ययन करोगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो V4 जो है इसको हमने कॉन्टिन्यूस का नाम दिया है। इससे पहले जो है किसका यूज हुआ है, बीन का यूज हुआ है। बीन हमने पढ़ा था वर्ब टू बी की थर्ड फॉर्म के अंदर और थर्ड फॉर्म को हमने नाम दिया था परफेक्ट का। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद हैड जो है वो हमने पढ़ा था पास्ट के अंदर, सेकंड फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो एक वर्ड हमारे पास आ गया पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद दे वोन, वोन जो है वो थर्ड फॉर्म हो सकता है या फिर सेकंड फॉर्म हो सकता है। इसके रिलेटेड हम काफ़ी अच्छे से इसकी स्टडी कर चुके हैं। थर्ड फॉर्म ये नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को हमने नाम दिया है पास्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस जो है हमारा सेंटेंस रहेगा। इसके बाद दे वर लाफिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म को हमने नाम दिया है कॉन्टिन्यूस का और वर्ब को है इसको हमने पास्ट में पढ़ा था वर्ब टू बी की सेकंड फॉर्म में। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। दे हैड वॉन, वॉन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले जो है एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। थर्ड फॉर्म को हमने नाम दिया था परफेक्ट का और हैड को नाम दिया था पास्ट का। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैव रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ पर रीच जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो थर्ड फॉर्म को हमने नाम दिया है परफेक्ट का और हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने पढ़ा था जिसको प्रेजेंट नाम दिया गया था। तो ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा आसान है इनको आइडेंटिफाई करना, और अगर आपको वो टेबल फिंगर टिप्स पर आप याद कर लेते हो तो ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोई ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस के अंदर आई है, तो जैसे हैज एव हैड है या इज एम आर है, तो वो किस वे में आ रही है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन के आ रही है या मेन वर्ब बन के आ रही है, उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज़ किया गया है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इनका आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टेंस है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की क्लासेस के अंदर जो है हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है और कुछ एक और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, वो क्वेश्चंस हम, वो डाउट्स जो है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास से अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी हो या कोई डाउट हो कहीं पे, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए ग्रामर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।